ਡਾਕਟਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? आजकल हम देख रहे हैं कि केसेस बहुत बढ़ गए हैं ब्रेस्ट कैंसर के। पर अगर हम एक ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट को देखें और एआई के साथ कंपेयर करें, तो जो ह्यूमन एरर होता है जो हम बोलते हैं, तो बीइंग अ ह्यूमन ये कॉमन हो जाता है कि ह्यूमन एरर तो हम फुल प्रूफ नहीं होता है, वो होता ही होता है कहीं ना कहीं। वो एरर हम एआई तकनीक में हम उसको एलिवेट कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ? मेनली और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो अगर कोई लंप है चेस्ट में, ब्रेस्ट में, या स्वेलिंग, मास, गिल्टी भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो अगर कोई ऐसा है और अगर वो पेनलेस है, कभी कभार पेनफुल भी हो जाता है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर पेनलेस है तो उसे हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको आके डॉक्टर के पास उसका ज़रूर जांच करवाना चाहिए कि उसका क्या कारण है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है या और कारण होती हैं तो मोस्टली पेनफुल होता है। पेनलेस लम्प इन द ब्रेस्ट इज मोस्ट कॉमनली ट्यूमर। सेकेंडली, अगर कोई निपल डिस्चार्ज है, स्पेशली अगर ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, वो है, निपल रिट्रैक्टेड है, रिट्रैक्शन ऑफ निपल, या कोई चेंजेस हैं ऑन द स्किन ऑफ ब्रेस्ट या निपल एरियुलर कॉम्प्लेक्स के अराउंड, तो इन सब चेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी फीमेल को नहाते वक्त या अपने में ये सब चेंजेस पता चलते हैं तो शी शुड डेफिनेटली कम टू द डॉक्टर और फिर उसके हिसाब से जल्दी उसका डिटेक्शन और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ करता, दूसरा करता, फिर करता, तो फिर उस तो बाद की हो सकता? अगर किसी को लगे कि उनका क्लोथ्स काफ़ी ढीला हो गया, पुराने क्लोथ्स एकदम उन्हें आ नहीं रहे हैं, काफ़ी वेट लॉस है, एपेटाइट डिक्रीज है, भूख नहीं लग रहा, तो ये सब चांसेस होते हैं कि वो कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में भी या उसका फैल चुका है, या वो स्टेज 3 स्टेज 4 तक जा चुका है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। AI ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ द्विवेदी जी मौजूद ने जो ऑन्कोलॉजिस्ट ने। पहला स्वागत कर लेने शैल्पी हॉस्पिटल तो ने, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। धन्यवाद जसमीत, मुझे इनवाइट करने के लिए, प्लेटफॉर्म देने के लिए। डॉक्टर मेरा पहला ये सवाल है कि बहुत सारिया औरतां ने जो अजकल ब्रैसट कैंसर तो पीड़ित हो रही हैं, इधर टीवी अदाकार भी, फिल्म अदाकार भी, बहुत सारिया आम महिलावां ने जो इस तो पीड़ित ने। सब तो पहला गल कि इसकी स्क्रीनिंग किवें हुंदी है? स्क्रीनिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि केसेस बहुत बढ़ गए हैं ब्रेस्ट कैंसर के। ब्रेस्ट कैंसर हैज़ बिकम द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड एंड इन इंडियन फीमेल्स। तो किसी भी कैंसर केस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं, जल्द से जल्द पता चल जाए तो उसका प्रोग्नोसिस बहुत बेहतर हो जाता है। स्क्रीनिंग अगर हम गाइडलाइंस देखें तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइंस, एट द एज ऑफ 40 हमें ऑप्शन देना चाहिए एक फीमेल को जी कि वो जाके एनुअल स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दे। आफ्टर 45 to 54 ईयर्स, बिटवीन दैट एज मस्ट हो जाता है मैमोग्राम करवाना एनुअली, वो एनुअल स्क्रीनिंग होता है जी। आफ्टर 55 ईयर्स हम 2 ईयरली स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं, और एक फीमेल
एनुअल स्क्रीनिंग ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਜੋ 올ਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸੀ ਤੇ AI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ AI ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਕੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ AI ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? एआई नई तकनीक है, इसके बारे में आम जनता तक अभी ज़्यादा जानकारी नहीं पहुंची है। पर अगर हम एक ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट को देखें और एआई के साथ कंपेयर करें तो जो ह्यूमन एरर होता है जो हम बोलते हैं, तो बीइंग अ ह्यूमन ये कॉमन हो जाता है कि ह्यूमन एरर तो हम फुल प्रूफ नहीं होता है, वो होता ही होता है कहीं ना कहीं। वो एरर हम एआई तकनीक में हम उसको एलिवेट कर सकते हैं, तो वो एरर कम से कम हो जाता है एआई तकनीक में। हमें जो रिपोर्ट्स होते हैं वो फास्ट मिल जाते हैं। तो इन सब वजह से हम एआई को, अगर हमारे पास एआई का ऑप्शन अगर मौजूद है तो हम डेफिनेटली उसको वो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ? आम जनता को लक्षण जानने चाहिए, जो लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के मेनली, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो अगर कोई लंप है चेस्ट में, ब्रेस्ट में, या स्वेलिंग, मास, गिल्टी भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो अगर कोई ऐसा है और अगर वो पेनलेस है, कभी कभार पेनफुल भी हो जाता है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर पेनलेस है तो उसे हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके आके डॉक्टर के पास उसका ज़रूर जांच करवाना चाहिए कि उसका क्या कारण है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है या और कारण होती हैं तो मोस्टली पेनफुल होता है। पेनलेस लम्प इन द ब्रेस्ट इज़ मोस्ट कॉमनली ट्यूमर। सेकेंडली, अगर कोई निपल डिस्चार्ज है, स्पेशली अगर ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, वो है निपल रिट्रैक्टेड है, रिट्रैक्शन ऑफ निपल, या कोई चेंजेस हैं ऑन द स्किन ऑफ ब्रेस्ट या निपल एरियोलर कॉम्प्लेक्स के अराउंड, तो इन सब चेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी फीमेल को नहाते वक्त या अपने में ये सब चेंजेस पता चलते हैं तो शी शुड डेफिनेटली कम टू द डॉक्टर और फिर उसके हिसाब से जल्दी उसका डिटेक्शन और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। ਅਪ ਟੂ 5 ਥਿੰਗਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ करता, दूसरा करता, फिर करता, तो फिर उस तो बाद की हो सकता है? जैसे अगर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर उसके बारे में बताऊं तो अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है आपके घर में, और जैसे मैंने बताया माँ को, बहन को, या कोई भी फैमिली मेम्बर को हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, तो हमें ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए। रेगुलरली क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 एनुअल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए मैमोग्राम से। और दूसरा चीज़ है, अगर किसी भी लेडी को पेनलेस लम्प स्वेलिंग है ब्रेस्ट में तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरा है, अगर डिस्चार्ज है निपल से, निपल रिट्रैक्शन है, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। वेट लॉस हो रहा है किसी का, कोई कारण नहीं है पर काफ़ी वेट लॉस हो रहा है, मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट, सिग्निफिकेंट वेट लॉस जो हम बोलते हैं, पर अगर 10% तो ये तो बुकिश हो गया। अगर किसी को लगे कि उनका क्लोथ्स काफ़ी ढीला हो गया, पुराने क्लोथ्स एकदम उन्हें आ नहीं रहे हैं, काफ़ी वेट लॉस है, एपेटाइट डिक्रीज़ है, भूख नहीं लग रहा, तो ये सब चांसेस होते हैं कि वो कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में भी या उसका फैल चुका है या वो स्टेज 3 स्टेज 4 तक जा चुका है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ਅਗਰ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ अगर पहले डिटेक्ट हो जाता है, एट द अर्ली स्टेज डिटेक्ट हो जाता है, तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। अगर पहले डिटेक्ट हो जाता है तो वी कंसीडर सर्जरी ऑल्सो। सर्जरी से हम जो मेन जो ट्यूमर बर्डन है
उसको हम हटाने में सक्षम रहते हैं। वही अगर हम कोई लेट स्टेज पे हमें पता चलता है, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर, वो कैंसर फैल ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स में जाके वो फैल चुके होते हैं, मतलब बॉडी में असर करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बॉडी में वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर चुके होते हैं, बोन्स को इफ़ेक्ट कर चुके होते हैं। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस फिर कम हो जाते हैं। फिर हमारे पास सिस्टमिक ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, फिर मोस्टली इसका ही ऑप्शंस बचता है। तो और प्रोग्नोसिस भी थोड़ा पहले अगर हम डिटेक्ट कर ले तो बेटर प्रोग्नोसिस होता है, बाद में डिटेक्ट करें तो वो वर्स प्रोग्नोसिस की तरफ ज़्यादा रहता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये सब लक्षण दिख रहे हैं किसी भी फीमेल को, तो वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास आए और ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर हम बात करें कि कितने पेशेंट्स एवरेज एक महीने में कितने लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, एक साल जैसे लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो एवरेज रेशियो भी बढ़ती जा रही है साल 10 साल? बिल्कुल। अगर हम देखें तो 2017 का अगर हम स्टडीज़ देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 28%, अगर मैं इंडियन फीमेल्स की बात करूं तो 28% ऑफ कैंसर केसेस वाज ब्रेस्ट कैंसर जी। पर वो अब काफ़ी बढ़ के वो 32%, 33% तक आ गई है जी। और इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड में भी नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर डेथ ब्रेस्ट कैंसर है। तो स्क्रीनिंग इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करें, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग तो 40 ईयर्स से हमें शुरू करना चाहिए। पर अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखें तो आजकल हम देख रहे हैं कि केसेस एट द यंगर एज काफ़ी बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फिर हार्मोनल चेंजेस जो देखे गए हैं फीमेल्स में, उसकी वजह से काफ़ी यंग एज में हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर एक फ़ीमेल को पता है रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि उसके अंदर है, तो शी शुड नॉट वेट फॉर द एज ऑफ 40 कि वो जाए स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग में और 2 चीज़ होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है, जो कि हम डॉक्टर के पास अगर आएँ तो हम उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे करना। इंडियन फीमेल्स में एक टेंडेंसी होती है अपने हेल्थ के बारे में नेग्लेक्ट करना अपना, तो वो अवेयरनेस हमें फैलाना अभी काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, नहाते वक्त जाके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, 6 महीने पे 1 साल पे डॉक्टर के पास आके क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अगर इस पे ध्यान दें तो काफ़ी हम केसेस को अर्ली डिटेक्शन और क्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ अर्ली ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ 올ਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ सकते ਨੇ और ट्रीटमेंट ਇਸ ਦਾ ਕੀ है? और प्रिकॉशन की बात करने से पहले मैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि जब हम रिस्क फैक्टर जानेंगे फिर तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिकॉशन भी करेंगे। रिस्क फैक्टर जो ब्रेस्ट कैंसर का है ब्रॉडली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं उसको, हार्मोनल, दूसरा है लाइफस्टाइल और तीसरा है जेनेटिक्स। जी। हार्मोनल में देखिए तो एक फीमेल जेंडर सबसे बड़ा कॉज बन जाता है। हैविंग सेड दैट ये ज़रूरी नहीं है कि मेल को मेन में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा, प्रिवलेंस काफ़ी कम है, 1 in 100 केसेस इज़ ब्रेस्ट कैंसर इन मेन। पर फीमेल जेंडर इसलिए ज़्यादा ससेप्टिबल है क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल हमारी बॉडी में बहुत मतलब मेन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो इस वजह से फीमेल जेंडर आर मोर ससेप्टेबल। उसके अलावा अगर कोई फीमेल HRT ले रही है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है, तो उसमें वो कंट्रीब्यूटरी हो सकता है। और बाकी सब जो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते हैं या ड्यूरेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में, वो होते हैं अर्ली मेनार्के। किसी फीमेल का काफ़ी यंग एज में पीरियड शुरू हो गए, लेट मेनोपॉज हुआ, कोई फीमेल का फर्स्ट बेबी बर्थ आफ्टर द एज ऑफ 35 हुआ, या शी इज़ ओल्डर देन 35 बट अभी तक कोई उसका बच्चा नहीं है। ये सब क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन एक्सपोजर के ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर में रिस्क फैक्टर्स वो एक है रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्रेस्ट फीडिंग, आप प्रिवेंशन के बारे में बात कर रहे थे,
कुछ महिलाएं होती हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देने की कोशिश करती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग ना ही एक शिशु के लिए बल्कि माता के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रिवेंटिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करना चाहिए कि फर्स्ट 6 मंथ तो हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दें, तो वो उसका प्रिवेंटरी इफेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर में। तो अगर किसी फीमेल ने कभी अपनी लाइफ में ब्रेस्ट फीडिंग किया ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम आते हैं लाइफस्टाइल पे ओबेसिटी, टोबैको यूज़, अल्कोहल इनटेक, और अभी आजकल देखा जा रहा है इन यंग जनरेशन बहुत टेंडेंसी है प्रोसेस्ड फूड खाने का, पैकेज्ड फूड्स खाने का, कुछ भी है। जितना भी हमें ये दिमाग में रखना चाहिए ध्यान, जितना हम पैकेट्स खोल के खा रहे हैं, वो बिस्किट्स हो, नमकीन हो, कुछ भी चीज़ हो, रेडी टू ईट है, जितना भी हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं वो इनडायरेक्टली कैंसर, कोई भी वो कार्सिनोजेनिक है, इनडायरेक्टली कैंसर केसेस वो बढ़ाते ही हैं, चांसेस बढ़ाते हैं। इन द केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वो ईस्ट्रोजन स्टडीज़ में देखा गया है कि प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड होते हैं वो हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं। तो मैंने पहले बताया ईस्ट्रोजन लेवल इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर केसेस। तो इसीलिए हमें बचना चाहिए। प्रिवेंशन में हमें एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स ऐड करना चाहिए, ना कि हम जाके पैकेज्ड जूसेस लें या हम पैकेज्ड फ्रूट्स खाएं। हमें फ्रेश फ्रूट्स, सीज़न में जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक बढ़ाना चाहिए। फिर घर में होम कुक्ड फूड ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। तो अगर हम ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो वो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स प्रिवेंटरी इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। थर्ड आता है जेनेटिक। जेनेटिक में अगर किसी के माँ को या बहन को या कोई भी एक फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो उनको चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और अगर किसी फीमेल को यंग एज में ज़्यादा चेस्ट रेडिएशन मिला है, जैसे एक्सरेज होते हैं, किसी भी कारणवश उन्होंने एक्सरे करवाए हैं, तो वो रिस्क फैक्टर बन जाता है। अगर ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? और ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो डे बाय डे ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस बेटर होता जा रहा है। आज से 10 साल पीछे हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे किसी भी इन जनरल कैंसर केसेस के लिए जी। उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर इज़ वन ऑफ दोज कैंसर जो आज की डेट पे अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया तो कम्प्लीटली क्योर होने के उनके चांसेस, काफ़ी चांसेस हैं। तो अगर किसी को डिटेक्ट हुआ है ब्रेस्ट कैंसर तो डरने के बजाय जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। और इन जनरल कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट जो होता है तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम करवाते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर उसमें कोई डिफ़ॉल्ट होता है या बीच में अगर रुक जाएं, क्योंकि जो कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो पेशेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है कि उसके साथ कोप अप कर पाना। बीच में उनके थोड़ी न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उनका थोड़ा डाउन हो जाता है। तो ये सब मेंटेन करके फर्स्ट ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए हमें पूरा ट्रीटमेंट अगर करवा ले तो आज की डेट पे ब्रेस्ट कैंसर इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल वी कैन से। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਆ, 32 ਸਾਲ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਆਫਟਰ 32 30 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 35 ਤੱਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਉਹ 35 to 40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? क्योंकि वो ये तो एक रिस्क फैक्टर है। हैविंग अ रिस्क फैक्टर डज नॉट नेसेसरीली मीन कि 100% आपको होंगे ही। अगर आप उसके साथ साथ अगर आपका कोई जेनेटिक कोई पीछे हिस्ट्री नहीं है, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, तो हम चांसेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम एक बहुत फेमस केस के बारे में जानते हैं, एंजेलिना जूली के बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने अपना
उनके पास जेनेटिक हिस्ट्री थी उनकी ब्रेस्ट कैंसर की, तो उन्होंने अपना प्रिकॉशनरी ब्रेस्ट सर्जरी से हटवाया था। तो ये है कि अगर उनको दे आर वेरी फुली अवेयर ऑफ दीज सिचुएशंस, तो अवेयरनेस अगर हमारे पास है, जैसे वो जो फीमेल्स होती हैं जो एक्टर्स हैं या हु आर मोर इनटू बिजनेस और हु आर मोर करियर ओरिएंटेड, यस यस, सो वो अवेयर भी होती हैं साथ साथ में, तो दे गो फॉर स्क्रीनिंग ऑल्सो, वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और रेगुलरली क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करवा सकती हैं, ठीक है, तो करवाती रहती हैं, तो ऑन दैट बेसिस फिर उनके चांसेस बाकी सब रिस्क को वो डाउन कर देती हैं। यस यस, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ AI ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।